नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में और साथ में महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1893 से लेकर 1914 तक का जो समय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड उसके बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो इनका योगदान रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के माध्यम से आपको महात्मा गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सभी आज की क्लास में हमने ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हम आपसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और करो और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे, लेकिन डिटेल में हम उन्हें आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में हम जन्म और मृत्यु को डेट्स को देख लेते हैं। जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी अगर अपने समय में कोई रहा है तो वो महात्मा गांधी ही रहे हैं। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है पूरे विश्व में। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी जी की जो है पूरा नाम अगर हम बात करें तो इनका मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, जिसमें इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनके नाम में इनके पिता का भी नाम है, तो इसलिए आपको आसानी रहेगी याद करने में। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जिनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो काबा गांधी कौन थे? काबा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के पिता थे। फिर बात करते हैं काबा गांधी की, तो काबा गांधी पोरबंदर की रियासत के दीवान रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी की माता जी का जो नाम था वो था पुतलीबाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको सिर्फ जानकारी के हिसाब से बता देते हैं कि करमचंद गांधी जी की जो है चौथी पत्नी, करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी पुतलीबाई के सबसे छोटे पुत्र थे महात्मा गांधी। सबसे छोटे पुत्र थे महात्मा गांधी, तो ये भी आपको मतलब जानकारी के हिसाब से मालूम होना चाहिए। जन्म इनका हुआ था पोरबंदर शहर में, जो कि गुजरात में काठियावाड़ वाले क्षेत्र में पड़ता है। महात्मा गांधी को हम बात कर लेते हैं किन किन उपनामों से संबोधित किया गया है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा के रूप में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्णित किया था। इसके अलावा गांधी जी को महात्मा कहकर भी, चाहे आपसे भिखारी के भेष में महान आत्मा पूछे, महान आत्मा मतलब महात्मा ही, तो भिखारी के बेस में महान आत्मा पूछे या महात्मा पूछे तो दोनों चीज़ें रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी को एक आदमी सीमा बल, इंग्लिश में कहें तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स, किसने कहकर संबोधित किया था? 1 मैन, इस तरीके से भी आपको लिख के आ सकता है 1 मैन बाउंड्री फोर्स। तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि भारत के अंतिम वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आपसे बात करते हैं महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन की जो उपाधि है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। 6 जुलाई 1944 को रंगून से एक रेडियो के माध्यम से प्रसारण हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और साथ में जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए जो वो युद्ध लड़ रहे थे उसके लिए आशीर्वाद भी मांगा था। इसके अलावा बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दी थी? ये महात्मा गांधी ने दी थी। इसके अलावा जो है महान प्रहरी, इंग्लिश में द ग्रेट सेंटिनल, तो ऐसे भी आपको लिख के आ सकता है ग्रेट सेंटिनल। तो महान प्रहरी या ग्रेट सेंटिनल कहकर रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने संबोधित किया? तो महात्मा गांधी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि महात्मा गांधी को महान आत्मा या महात्मा कहकर संबोधित किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहकर और साथ में महान प्रहरी कहकर संबोधित किया। फिर हम बात करते हैं 1888 में। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, तो जो सबसे उसमें मेन है वकालत की पढ़ाई, यानी कि कानून की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई। 1888 में महात्मा गांधी वकालत या कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड में लंदन में
एक कॉलेज था जिसका नाम था इनर टेम्पल। तो महात्मा गांधी जिस कॉलेज से वकालत या कानून की पढ़ाई पूरी किए थे उसका नाम था इनर टेम्पल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है 1891 में अगर हम बात करें तो 1891 में इन्होंने अपना जो पढ़ाई है या वकालत है वो पूरा कर लिया था। गांधी जी की दो पुस्तकें हैं, गांधी जी दो पुस्तकें हैं, दो अलग अलग लेखकों की जिनसे महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। पहली पुस्तक है लियो टॉल्स्टॉय की जिसका नाम है किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय, और इस पुस्तक से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो प्रभावित थे महात्मा गांधी अनटू दिस लास्ट, लेखक थे जॉन रस्किन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी जी ने अपने जो है ऑटोबायोग्राफी में दो पुस्तकों का वर्णन किया है, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन की पुस्तक है, और इन दोनों पुस्तकों से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा जो कि गुजराती भाषा में है, कभी भी आत्मकथा कोई भी व्यक्ति लिखता है तो अपने नेटिव लैंग्वेज में लिखता है, अपने स्थानीय भाषा में लिखता है। तो महात्मा गांधी चूँकि गुजरात के थे तो आत्मकथा भी उन्होंने अपनी गुजराती भाषा में लिखी। और महात्मा गांधी जी की आत्मकथा जिसे महात्मा गांधी जी ने स्वयं गुजराती भाषा में लिखी थी उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग की मेरी कहानी, हिंदी में इसको सत्य के साथ प्रयोग की मेरी कहानी। महात्मा गांधी जी के जीवनीकार की बात कर लेते हैं। तो जीवनीकार यानी बायोग्राफर, हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है कि जीवनीकार का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पूरे जीवन कथा को लिखता है तब उसे हम जीवनी कहते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की कहानी खुद से लिखता है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। तो महात्मा गांधी जी के जो जीवनीकार हैं, बायोग्राफर हैं, अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम था लुईस फिशर। लुईस फिशर महात्मा गांधी जी के जीवनीकार हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा। द लाइफ ऑफ महात्मा में लुईस फिशर ने महात्मा गांधी जी के जीवन से रिलेटेड सबसे कह लीजिए कि जो कभी मतलब इनके वजह से, इस जीवनी की वजह से महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में पूरे विश्व को या पूरे भारत को पता चल पाया। तो महात्मा गांधी जी के जीवनीकार लुईस फिशर, याद रखिएगा। पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा। महात्मा गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तकें जो आपको याद रखनी चाहिए, गांधी जी के द्वारा लिखी गई सबसे पहली पुस्तक है, उसका नाम है हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखी गई थी। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी। इसको इंग्लिश में आप इंडियन होम रूल कह सकते हैं या भारतीय स्वशासन भी कह सकते हैं। तो भारतीय स्वशासन, बाकी इस पुस्तक का जो नाम था वो हिंद स्वराज के नाम से, इंग्लिश में HIND स्वराज के नाम से रखा गया था। आप इसको इंडियन होम रूल या भारतीय स्वशासन के संदर्भ में जो भी गांधी जी के विचार हैं उस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। गांधी जी के द्वारा ये पहली पुस्तक है जो लिखी गई थी। हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित हुई। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम ही है गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। तो गोखले मेरे राजनीतिक गुरु ये पुस्तक है महात्मा गांधी जी की। फिर बात करते हैं तो यरवदा जेल में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी यरवदा जेल में बंद थे पुणे में, तब उन्होंने एक जो है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन लिखा था। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ, और ये सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन जो है ये आपका UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था। लेकिन चूंकि अभी आप महात्मा गांधी जी के बारे में क्लास देख रहे हैं तो आपको ये भी चीज़ मालूम होना चाहिए, क्योंकि UPSC में भी ऐसा नहीं है कि UPSC में बहुत ही कठिन पूछता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सबके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो ये आप सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, अगर आपने इससे पहले कहीं और भी क्लास की होगी तो ये शायद आपको मालूम नहीं होगा। तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है 1930 में। फिर बात करते हैं द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1947 में प्रकाशित हुई। ये महात्मा गांधी जी की एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये 4 पुस्तकें आप महात्मा गांधी जी की परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में जो यात्रा रही है। महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में जो प्रवास रहा है, कुल मिलाकर 1893 से लेकर 1914 तक। 1893 में कहानी शुरू होती है जब महात्मा गांधी जी को गुजरात के एक व्यापारी रहते हैं जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला।
दादा अब्दुल्ला गुजरात के एक व्यापारी थे जो दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करते थे। दक्षिण अफ्रीका में डरबन नामक जगह पर इनके व्यापार में कुछ कानूनी समस्या थी, उसका समाधान करने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी जी को बुलाया था। चूँकि महात्मा गांधी जी वकालत पढ़कर लंदन से वकालत पढ़कर आए थे और चूँकि दादा अब्दुल्ला जो है महात्मा गांधी जी के मतलब शहर में ही रहते थे, तो इसलिए महात्मा गांधी जी से इन्होंने संपर्क साधा कि आप आइए दक्षिण अफ्रीका में और हमारा जो कानूनी समस्या है इसका समाधान कर दीजिए। महात्मा गांधी इस कारण से गए थे दक्षिण अफ्रीका, डरबन में ये गए थे। 1893 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी किस जगह की यात्रा कर रहे थे जब उनको नस्लीय भेदभाव के कारण ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से धक्का देकर बाहर कर दिया गया था। तो जवाब है प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे और किस रेलवे स्टेशन पे उनको बाहर फेंका गया था, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है पीटरमारित्जबर्ग। तो पीटरमारित्जबर्ग रेलवे स्टेशन वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर जब ट्रेन रुकी तो महात्मा गांधी जी को धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया कि जो है तुम जो है काले लोग हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पे गोरे लोगों की जो बोगी है इसमें बैठने की। तो इस वजह से महात्मा गांधी जी के पास बाकायदा इस चीज़ का टिकट भी था जो दादा अब्दुल्ला ने उनको अरेंज कराया था। लेकिन नस्लीय भेदभाव का शिकार हुए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहुँचते ही, और ये एक प्रकार से तो बेहतर ही हुआ, क्योंकि जब तक कोई चीज़ आप स्वयं अनुभव नहीं करते हैं तब तक आप दूसरों पर क्या बीतेगी आप इसको नहीं समझ सकते हैं। तो जब महात्मा गांधी जी के साथ में ये भेदभाव खुद से हुआ तो महात्मा गांधी जी को अंदर से एक जागरूकता हुई, और वही जागरूकता का कमाल था और साथ में महात्मा गांधी जी की शख्सियत थी, पर्सनालिटी थी, जो आगे चलकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह छेड़ दिया। तो पीटरमारित्जबर्ग रेलवे स्टेशन याद रखना है। कहाँ की यात्रा कर रहे थे? प्रिटोरिया की। प्रिटोरिया पहुँचने से पहले ही पीटरमारित्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको बाहर कर दिया गया। फिर बात करते हैं 1894 में। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को संगठित करके नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। 1899 में बात करें तो बोअर युद्ध चल रहा था। बोअर युद्ध 1899 में चल रहा था जिसमें नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। और इस युद्ध में जो भी अंग्रेजी सैनिक जो है घायल हो रहे थे, उन अंग्रेजी सैनिकों की मदद करने के लिए फ्री इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की थी, जो फ्री सेवा दे रही थी। महात्मा गांधी खुद भी इन जो सैनिक थे इनका मरहम पट्टी कर रहे थे। तो इसलिए इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की जो स्थापना है महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1899 में। उस समय बोअर युद्ध चल रहा था, सैनिक घायल हो रहे थे, उनका मरहम पट्टी करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए जो इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की थी उसमें योगदान के लिए 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, जो कि उस समय वायसराय थे भारत के, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। तो कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी जी को किस कार्य के लिए जो है पुरस्कृत किया गया था? तो जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प बनाया था, जो एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की थी मानवता के नाम पर, उसी के लिए इनको कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। फिर हम बात करते हैं 1903 की। 1903 में महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशन प्रारंभ किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। आप इसको याद करने का आसान सा तरीका है कि दक्षिण अफ्रीका एक दूसरा देश है। भारत से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोगों के साथ बहुत तगड़ा, बहुत ज़बरदस्त नस्लीय भेदभाव हो रहा है, और नस्लीय भेदभाव से बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? भारतीय लोगों का विचार जानना होगा, भारतीय लोगों का ओपिनियन एक जगह करना होगा। तो भारतीय लोगों का विचार या ओपिनियन के लिए जो है महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन यानी भारतीयों का जो एक मत है, इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र गांधी जी ने शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन के संस्थापक महात्मा गांधी थे। स्थान जो है नटाल, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी का पहला समाचार पत्र या पत्रिका था, और इसके प्रथम संपादक, जो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर। बाकी हमने पिछले नोट्स में आपको कुछ
जो है एक फैक्ट रिलेटेड इससे लिखाया होगा, लेकिन वो आपका जरूरी नहीं है परीक्षा दृष्टि से। आपसे प्रथम संपादक पूछा जा सकता है, हमने वहाँ पर आपसे आगे के संपादक लिखाए हैं, वो आप छोड़ दीजिएगा। तो प्रथम संपादक पहले एडिटर कौन थे इंडियन ओपिनियन के? मनसुख लाल नजर। अब हम आपसे बात करते हैं 1904 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला आश्रम स्थापित किया गया, जिसका नाम था फीनिक्स सेटलमेंट। इंग्लिश में फोनिक्स लिखा जाता है, हिंदी में इसे फेनिक्स पढ़ा जाता है। तो फेनिक्स सेटलमेंट या फेनिक्स फार्म महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया पहला आश्रम था, नटाल प्रांत में ही, दरबन वाले क्षेत्र में। और जॉन रस्किन की पुस्तक अंटो दिस लास्ट से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने फेनिक्स आश्रम खोला था। तो फेनिक्स आश्रम किसकी प्रेरणा से महात्मा गांधी जी ने खोला था? जॉन रस्किन की अंटो दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रभावित होकर। फिर बात करते हैं 1909 की। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गुजराती भाषा में। अगेन, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी पहली पुस्तक लिखेगा तो जाहिर सी बात है अपनी ही भाषा में लिखेगा। महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी भी आती थी, लेकिन इन्होंने हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी है? तो गुजराती में लिखी है। गांधी जी की पहली पुस्तक है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, महात्मा गांधी जी ने 1909 में यह पुस्तक लिखी कब थी? तो किल्डोनन कैसल, याद रखिएगा, SS किल्डोनन कैसल नामक एक जहाज़ था जिससे ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने 10 दिनों में यह पुस्तक लिखी थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक महज 10 दिनों में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते हुए पानी के जहाज पर महात्मा गांधी जी ने किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर लिखी थी। अच्छा, एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी 1893 से लेकर 1914 के बीच में 21 वर्ष ये दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये जो है इंग्लैंड से, मतलब दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड भी जाते थे। कुछ काम के लिए दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड भी जाते थे। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से भारत भी बीच में ये आए हैं। तो आप जो पूरा पीरियड है 21 वर्ष, लेकिन आप थोड़ा मोड़ा उसमें आप माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो कुछ समय वो इंग्लैंड में भी बिताए हैं और कुछ समय वो भारत में भी बिताए हैं। अब हम बात करते हैं हिंद स्वराज में जो है महात्मा गांधी जी ने एक घोषणा की थी कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है, भारत में जो अंग्रेज शासन कर पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? भारतीयों के सहयोग से। यानी भारतीय सहयोग कर रहे हैं तभी ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर पा रहे हैं। अगर भारतीय सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश शासन नहीं कर पाएंगे। ये मानना था हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी का क्या मानना था? भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित किया गया था। हिंद स्वराज को हम भारतीय स्वशासन भी कह सकते हैं। फिर बात करते हैं 1910 की। 1910 में महात्मा गांधी जी ने अपना दूसरा आश्रम दक्षिण अफ्रीका में खोला। यह आश्रम जो है टोल्स्टॉय फार्म के नाम से जाना गया। तो टोल्स्टॉय फार्म की बात करें तो इसकी स्थापना के पीछे जो है लियो टोल्स्टॉय की जो पुस्तक है 1894 में जो प्रकाशित हुई थी, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, जिसमें अहिंसा का दर्शन, जिसने महात्मा गांधी जी को प्रभावित किया था, लियो टोल्स्टॉय का। तो इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने टोल्स्टॉय फार्म का नाम रखा था। तो टोल्स्टॉय फार्म ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1910 में इसकी स्थापना हुई और यह आश्रम ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह अभियान का मुख्यालय था। तो टोल्स्टॉय फार्म कहाँ पर बनाया गया था? तो टोल्स्टॉय फार्म ट्रांसवाल में बनाया गया था। भारतीयों के खिलाफ जो भी भेदभाव हो रहा था उसके विरुद्ध सत्याग्रह अभियान जो महात्मा गांधी जी ने 1906 से लेकर 1914 के बीच में चलाया था, कई बार अलग अलग समय पर, उसके लिए जो है ये पूरा एक सेंटर था। तो याद रखिएगा टोल्स्टॉय फार्म बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पर हम आपसे बात करते हैं जो फेनिक्स सेटलमेंट है, ये नताल में है। फेनिक्स सेटलमेंट नताल में बनाया था, लेकिन जो टोल्स्टॉय फार्म है ये ट्रांसवाल में बनाया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे बात करते हैं 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका का दौरा करते हैं, गांधी जी को भारत वापस आने के लिए राजी भी करते हैं। तो महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। जब गोपाल कृष्ण गोखले 1912 में दक्षिण अफ्रीका में आते हैं तो महात्मा गांधी जी के काम में मदद भी करते हैं और साथ में जो है उनसे निवेदन करते हैं कि आपकी ज़रूरत आपके देश में भी है, तो इसलिए आप भारत आने का विचार कीजिए। इसके अलावा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने में
राजी करने में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का योगदान था जो कि महात्मा गांधी जी के बहुत करीबी थे, जिनका नाम था CF एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने CF एंड्रयूज को एक उपाधि दी थी दीन बंधु की। तो आप पढ़ते हैं कि देश बंधु कहते हैं चित्तरंजन दास को, CR दास को, लेकिन याद रखिएगा दीन बंधु किसे कहा जाता है, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज को या CF एंड्रयूज को। तो CF एंड्रयूज का योगदान था। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने में महात्मा गांधी जी को राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाकी जो है निवेदन किया किसने था, रिक्वेस्ट किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। जब आपको प्रश्न विकल्प में आएगा तो आपको अगर CF एंड्रयूज के संदर्भ में पूछेगा तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले विकल्प में नहीं देगा। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो CF एंड्रयूज विकल्प में नहीं देगा। अब हम आपसे आगे बात करते हैं। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आ जाते हैं महात्मा गांधी, तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी सलाह पर ये भारत भूमि और इसके लोगों को जानने के लिए 1 वर्ष के लिए, पूरे 1 साल के लिए भारत की यात्रा करने का फैसला करते हैं। और जब भारत की यात्रा करते हैं तो भारत की वास्तविक जो स्थिति है, भारत के लोगों की जो वास्तविक गरीबी है, उससे रूबरू होते हैं। और फिर इनको समझ में आता है कि जब तक इन लोगों को, जो सबसे निचले पायदान पर ये लोग हैं, जब तक इन लोगों को राजनीति की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, जब तक इनको जागरूक नहीं करेंगे, तब तक भारत आज़ाद नहीं हो सकता है। इसलिए जब महात्मा गांधी का आगमन होता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, उसके बाद से जो है जन आंदोलन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। लोगों को जागरूक करते करते महात्मा गांधी भारत को आज़ादी भी दिला देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए। अब हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। पुस्तक आपने पीछे देख ली है, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु, जो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। फिर हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की जो उनकी अवधि रही है, 1906 से लेकर 1914 के बीच में अलग अलग समय पर जैसे जैसे प्रॉब्लम हुई है वैसे वैसे उन्होंने सत्याग्रह किया है। तो 1906 में सत्याग्रह हुआ, उसके बाद जो अंतिम सत्याग्रह हुआ 1913 में। तो 1906 में पहला हुआ, 1913 में अंतिम हुआ। इस पीरियड में पूरा इन्होंने सत्याग्रह किया। शुरुआत कहाँ से हुई थी, जो आपसे स्पेशल एजुकेटर का जब आप पेपर देखते हैं, जो 29 जनवरी को पूछा गया था, तो 29 जनवरी को जो स्पेशल एजुकेटर का 6 से 8 वाला पेपर था, वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह रूपी अस्त्र का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था। विकल्प में आपके ट्रांसवाल था। तो ये आप पढ़े रहेंगे तभी ऐसे प्रश्न कर पाएंगे। तो ये हमने आपको इंक्लूड कर दिया है। तो महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह रूपी अस्त्र का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल में किया था। एशियाई लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून आया था, अध्यादेश आया था, उसी के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। और इसी सत्याग्रह को बोला जाता है दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह। और आपसे कई बार देश भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो आपको विकल्प में दक्षिण अफ्रीका अगर है तो उस प्रकार से चुनाव करना होता है। अब हम आपसे बात करते हैं 1913 की, जब ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट 1913, ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट 1913, जिसे इमाइग्रेंट्स रेगुलेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये कानून के विरोध में चीज़ें होती हैं, जिसमें 1913 में महात्मा गांधी जी ने जो पास कानून थे, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो कानून थे, पास कानून, इसके अलावा विवाह पंजीकरण अधिनियम, भारतीय जो भारतीय लोग थे उनके साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। यूरोपीय लोगों के मुकाबले जो भारतीय लोग थे, जो पति पत्नी थे भारतीय लोगों में, उनको बहुत ज़्यादा अपमानित भी किया जा रहा था विवाह पंजीकरण अधिनियम के माध्यम से। इसके अलावा जो है 3 पाउंड टैक्स, याद रखिएगा 3 पाउंड टैक्स, ये जो है 1913 का जो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह करते हैं उसके फेमस था 3 पाउंड टैक्स। तो विवाह पंजीकरण अधिनियम, 3 पाउंड टैक्स और भारतीय के आवागमन पर, भारतीयों के आने जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। इन्हीं सब के विरुद्ध में एक प्रसिद्ध जो है सत्याग्रह का लोक सत्याग्रह, यानी लोगों को शामिल करते हुए सत्याग्रह का शुभारंभ किया था 1913 में महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी का बात करें तो 1913 में जब सत्याग्रह प्रारंभ किया तो इसमें इन्होंने एक जो है, जैसे भारत में आपको मालूम होगा कि दांडी यात्रा की थी महात्मा गांधी जी ने, दांडी मार्च किया था, कुछ वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में द ग्रेट मार्च के नाम से एक मार्च निकाला था। द ग्रेट मार्च, जिसको महान मार्च के नाम से जाना जाता है,
ग्रेट मार्च हिंदी में महान मार्च बोलिए। ये महीने वाला मार्च नहीं है, मार्च मतलब होता है जब वो परेड करते हैं एक प्रकार से। तो द ग्रेट मार्च महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का अंतिम सत्याग्रह था। 28 अक्टूबर 1913 को महान मार्च द ग्रेट मार्च शुरू हुआ था। और इसमें ग्रेट मार्च की बात करें तो जो आपसे पूछा गया था 15 मार्च वाले पेपर में 6 से 8 में कि जो ग्रेट मार्च था, जो कि श्रमिकों का मार्च था, वर्कर्स मार्च था, ये कहाँ से कहाँ तक महात्मा गांधी जी ने किया था, ये सवाल आपसे पूछा था। तो इसका उत्तर है न्यू कैसल से लेकर ट्रांसवाल तक। तो याद रखिएगा, न्यू कैसल से लेकर ट्रांसवाल तक 36 मील यानी लगभग 58 किलोमीटर की जो है ये मार्च था, जो महात्मा गांधी जी ने 28 अक्टूबर 1913 को न्यू कैसल से शुरू किया था और ट्रांसवाल पर ये ख़त्म होना था। बीच बीच में महात्मा गांधी जी को बार बार गिरफ्तार किया जाता रहा और जब छोड़ते थे तो महात्मा गांधी फिर ज्वाइन कर लेते थे, जैसे फिर छोड़ते थे फिर इनको ज्वाइन कर लेते थे। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी ने अन्य महिलाओं के साथ में जेल भी गए थे। महात्मा गांधी जी को भी जेल भेजा गया था। जिस जेल में इनको रखा गया था उसका नाम था बोल्करस्ट जेल। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस जेल में रखा गया? बोल्करस्ट जेल। अंततः जनरल जो स्मट्स थे, जिनके अधीन क्षेत्र था ये, जनरल स्मट्स थे, उन्होंने हार मान ली और 1914 में भारतीय राहत अधिनियम पास किया। तो याद रखिएगा, भारतीय राहत अधिनियम 1914 में आया था, जिसने भेदभावपूर्ण कानून जो था उसको समाप्त कर दिया, जिसमें विवाह पंजीकरण अधिनियम, 3 पाउंड टैक्स, भारतीयों के आने जाने पर जो भी चीज़ें गलत थी उनको दुरुस्त किया गया। तो भारतीय राहत अधिनियम, इंडियन रिलीफ एक्ट, इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 में आया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आपसे आगे बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी तो आए थे बहुत छोटे से काम के लिए, दादा अब्दुल्ला के लिए, लेकिन जब वहाँ पर खुद के साथ में नस्लीय भेदभाव हुआ तो उन्होंने प्रण कर लिया कि अब इस नस्लीय भेदभाव को समाप्त करके ही रहेंगे। तो एक प्रकार से भारतीयों को उससे निजात भी दिलाया। आगे चलकर महात्मा गांधी जो है नेल्सन मंडेला के आदर्श भी बने और नेल्सन मंडेला ने फिर अपने समय में दक्षिण अफ्रीका को नस्लीय भेदभाव से अंतिम रूप से आज़ाद कराया। तो दक्षिण अफ्रीका में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी 19 जुलाई 1914 को केप टाउन से, केप टाउन जो कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर पड़ता है, तो केप टाउन शहर से या केप टाउन बंदरगाह से ये निकलते हैं 19 जुलाई 1914 को अपने देश, अपनी मातृभूमि भारत के लिए, और 9 जनवरी 1915 को अपोलो बंदरगाह, मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर ये उतरते हैं। भारी भीड़ इनके जो है आती है इनके सम्मान के लिए, क्योंकि इन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में किया था कारनामा वो पूरी दुनिया जान जाती है कि एक अकेले व्यक्ति ने, जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, महज 45 वर्ष की उम्र में उन्होंने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को अपने आगे झुका दिया। जब ये बात कांग्रेस में लोगों को पता चलती है, खासकर जो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, पहुंचते हैं इनका सम्मान करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत थी और इससे गोपाल कृष्ण गोखले को एक उम्मीद जगी थी कि जो ये व्यक्ति हैं मोहनदास करमचंद गांधी आगे चलकर जो है भारत की राह भी आसान करेंगे, आज़ादी दिलाएंगे, और ये अपने विचार में बिल्कुल सही थे, सटीक थे। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी पहुंचते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का समय आपको क्लियर हो गया होगा। भारत और इंग्लैंड में भी ये कुछ कुछ समय बिताए हैं, जैसे कि 1901 में महात्मा गांधी भारत में मौजूद थे। 1901 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच पर ये उपस्थित थे 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। फिर हम आपसे बात करते हैं महात्मा गांधी जब लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो इनकी उम्र रहती है 46 वर्ष। आप 1869 से जोड़ के भी जो है निकाल सकते हैं, कोई इतना नहीं कि याद करना ही है। तो 46 वर्ष की आयु में भारत लौटते हैं। अब 46 वर्ष के महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को 46 वर्ष की उम्र में वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मतलब जिस एज में लोग जो है छोड़ देते हैं सब कुछ, कि अब तो परिवार हो ही गया, बच्चे हो गए, दादा दादी बन गए, उस एज में, उस समय के हिसाब से उस आयु में महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लड़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो 9 जनवरी 1915, 46 वर्ष की आयु में, और इन्हीं की याद में महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं
1915 में महात्मा गांधी जी ने शांति निकेतन का भी दौरा किया था। तो शांति निकेतन जो बनाया था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वहाँ का दौरा किया। इसके अलावा कोचरब जो कि गुजरात में पड़ता है, कोचरब में गुजरात में 1915 में एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसको कोचरब आश्रम के नाम से या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो भारत में गांधी जी का पहला आश्रम कौन था? तो याद रखिएगा 1915 में ही महात्मा गांधी ने कोचरब आश्रम बना दिया था। 1916 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली बड़ी जो सार्वजनिक उपस्थिति थी, पहला जो पब्लिक अपीयरेंस था, वो 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय हुआ था। महात्मा गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था, भारत का उद्धार तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने गहनों को उतार न डालें और भारतवासियों की भलाई के लिए एक ट्रस्ट में न रख दें। इनके कहने का मतलब था कि जो अमीर हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और लोक हित में जो गरीब लोग हैं उनकी भलाई के लिए इन सब पैसों जो है भारतवासियों की भलाई के लिए एक ट्रस्ट बनाना होगा। उसी के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी और देश सेवा करना होगा। इसके अलावा जो है बात करें तो महात्मा गांधी जी ने अपने इस भाषण में एक जो है बहुत कह सकते हैं कि उस समय के हिसाब से बहुत फ्रैंक बात बोल दी थी। इन्होंने भारतीय स्वशासन के संबंध में, इंडियन होम रूल के संबंध में, भारतीय स्वशासन के संबंध में इन्होंने कुछ तगड़ी बातें बोल दी थी जो एनी बेसेंट को पसंद नहीं आई थी। इसलिए एनी बेसेंट ने लगातार, जब गांधी भाषण दे रहे थे तो लगातार एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी जी के भाषण का सार्वजनिक विरोध किया था। एनी बेसेंट ने सार्वजनिक विरोध किया था। टोकती रहीं, लेकिन महात्मा गांधी जी जो बोलना था वो बोले। महात्मा गांधी जी इनके विचारों से संतुष्ट नहीं थे और ये जाहिर सी बात है कि जब ये इनके विचारों से संतुष्ट नहीं है स्वशासन को लेकर, भारतीय स्वशासन को लेकर, तो ये कैसे हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो पहलू था महात्मा गांधी जी की बातों का यही था कि हम भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं बड़े बड़े लोगों की, 40-50 लोगों की, कह देते हैं कि सम्मेलन हो गया, लेकिन जिन लोगों के लिए हमें लड़ना है वो लोग कहाँ हैं, वो गरीब लोग कहाँ हैं, वो कहीं दूर दूर तक दिखते नहीं हैं। जो हर प्रकार से संपन्न हैं उन्हीं लोगों का आप लोग मीटिंग बुला लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमने मीटिंग कर लिया। कांग्रेस की भी उन्होंने इस तर्ज पे आलोचना की कि 1885 से अधिवेशन पे अधिवेशन किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का पार्टिसिपेशन कहाँ है, लोगों के अंदर जागरूकता कहाँ है कांग्रेस को लेकर। तो वो गांधी जी के आने के बाद इस पर काम शुरू हुआ। फिर बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। 4 फरवरी 1916 को एनी बेसेंट के सहयोग से मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। तो संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। एनी बेसेंट के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और साथ में यहाँ पर बात करें तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू के उद्घाटन अवसर पर गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए विशेष रूप से इस अवसर पर उपस्थित भी थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इनका अंतिम समय चल रहा था भारत में, इसके बाद ये चले गए थे। 1910 से लेकर 1916 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। फिर हम बात करते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन की, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसमें बिहार के जो है राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण के नील किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को आमंत्रित करते हैं। साथ में बिहार में महात्मा गांधी जी को आने के लिए इनविटेशन देते हैं, आमंत्रित करते हैं राजकुमार शुक्ला। लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी पहली बार जवाहरलाल नेहरू से भी मिलते हैं, जो आगे चलकर महात्मा गांधी जी के एक प्रकार से उत्तराधिकारी भी बनते हैं। 1917 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो जो सबसे प्रमुख आश्रम है वो साबरमती है। सबसे पहला आश्रम कोचरब है। अब कोचरब को ट्रांसफॉर्म करके जो है महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की 1917 में। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, हथियार या वेपन का इस्तेमाल किया था। तो मेथड इसमें क्या इस्तेमाल किया था? भारत के पहले सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा। चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 को प्रारंभ हुआ था। फिर हम बात करते हैं 1918 अहमदाबाद मिल हड़ताल की। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करें तो फरवरी-मार्च 1918 में यह घटित हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इसमें पहली बार भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक को हथियार के रूप में प्रयोग किया था कि हम भूख हड़ताल पे चले जाएंगे,
जो है आमरण अनशन पे चले जाएंगे, तब तो बात आप हमारी मानेंगे, और मानना पड़ा इसीलिए मिल मालिकों को। तो जो मिल मालिक थे और मजदूरों के मध्य जो विवाद था उसमें गांधी जी ने हस्तक्षेप किया, मजदूरों को 35% मजदूरी वृद्धि दिलाने में कामयाब रहे। बोनस जो डिमांड कर रहे थे गरीब मजदूर, तो उनको 35% मजदूरी वृद्धि यानी बोनस दिलाने में महात्मा गांधी कामयाब रहे। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में। तो गुजरात में जो है बात करें तो किसान जो है बड़े संकट में आ गए थे, क्योंकि जो है फसल खराब हो गई थी, फसल हुई नहीं थी और अकाल पड़ने की वजह से, और इस वजह से फसल खराब होने के वजह से कर भुगतान में छूट के लिए यहाँ सत्याग्रह किया गया। क्योंकि जो है जो सरकारी जो कानून था, प्रावधान था, वो भी था कि अगर ऐसा केस होता है तो जो है छूट दे दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेजी सरकार कह रही थी कि नहीं, आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको भू राजस्व देना पड़ेगा। इसलिए जो है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह 11 मार्च 1918 को शुरू हुआ था। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा सीक्वेंस क्या है, पहले चंपारण सत्याग्रह आएगा, देन अहमदाबाद मिल हड़ताल आएगा, देन खेड़ा सत्याग्रह आएगा। केक के नाम से आप याद रख लीजिए तीनों आंदोलन। अब हम बात करते हैं 1919 का रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को किया था। तो रॉलेट सत्याग्रह कब घटित हुआ? 6 अप्रैल 1919 को। 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था ये। तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसी के विरुद्ध यह सत्याग्रह था। 24 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का भी गठन किया था। तो आप याद रखिएगा, सत्याग्रह सभा का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहकर संबोधित किया था। इस कानून के माध्यम से, रॉलेट एक्ट के माध्यम से किसी भी भारतीय को जो है बिना कोई जो है सुनवाई के जेल में डाला जा सकता था। अब हम आपसे आगे चर्चा करते हैं। 1919 में महात्मा गांधी जी का नवजीवन के नाम से पहला गुजराती अखबार आता है। इसके अलावा 1919 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका भी निकालते हैं, जिसके संपादक महात्मा गांधी स्वयं थे। तो यंग इंडिया के संस्थापक भी और साथ में संपादक भी महात्मा गांधी जी थे। यंग इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी जी का भारत में ये पहली पत्रिका थी। यंग इंडिया पहली पत्रिका थी। यंग इंडिया के बाद इन्होंने नवजीवन, जो कि गुजराती अखबार था, भारत जो है महात्मा गांधी जी का, ये शुरू किया था। तो सीक्वेंस में याद रखिएगा, भारत में पहले यंग इंडिया, देन नवजीवन। खिलाफत असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन को खिलाफत असहयोग भी कहा जाता है। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, 12 फरवरी 1922 को ये खत्म हुआ। महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। इस आंदोलन को डिटेल में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा गया है TRE 2 में। 1924 का कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में। तो बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पहली बार ऐसा जो है मौका था जब महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो महात्मा गांधी एकमात्र बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं? तो वो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं। 1925 में महात्मा गांधी जी ने पटना में, बिहार की राजधानी पटना में अखिल भारतीय चरखा संघ, ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो चरखा को प्रमुखता देने के लिए इन्होंने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? पटना, बिहार में। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, जो कि महात्मा गांधी जी ने यरवदा सेंट्रल जेल में रहते हुए भी लिखा था। तो आपको मालूम होगा कि 1922 में जब इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया चौरी चौरा घटना के बाद, तो इनको जेल में डाल दिया गया था। मतलब जेल भी ये गए थे, हालांकि 2-3 साल बाद ये छूट भी गए थे, लेकिन उस दौरान ही इन्होंने अपनी जो आत्मकथा है वो गुजराती भाषा में ही यरवदा सेंट्रल जेल में लिखना चालू कर दिया था। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कथा, किस जेल में लिखी है? तो यरवदा सेंट्रल जेल में। बड़ा फेमस था, इनको इस जेल से बहुत ज़्यादा लगाव भी था, क्योंकि मैक्सिमम बार इसी जेल में रखे गए थे। जब आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा तब भी ये इसी जेल में थे। फिर बात करते हैं नवजीवन में, जो इनका गुजराती अखबार था। तो नवजीवन में चूँकि सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये गुजराती में ही इन्होंने लिखा था, 1925 से 29 के बीच में प्रकाशित हुआ था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 24 दिन का
दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। 241 मील की यात्रा, ये कहीं 240 लिखा, कहीं 241 है, तो आपसे 241 जो है 15 मार्च वाले पेपर में पूछा गया है, तो याद रखिएगा 241 मील की दांडी मार्च की यात्रा 24 दिनों की महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 में नेतृत्व किया था। कहाँ से कहाँ तक ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो साबरमती आश्रम जो कि गांधी जी का निवास स्थान था, वहाँ से लेकर दांडी तक। दांडी एक जो है समुद्री तट पर, गुजरात के समुद्री तट पर एक गांव था दांडी, वहाँ तक जाना था। वहाँ पर जाकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ना था। फिर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था, तो आप जो है बोलेंगे दांडी में शुरू किया था। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साबरमती आश्रम से क्या शुरू किया था, तो दांडी मार्च शुरू किया था। साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था, लेकिन जब दांडी में नमक कानून तोड़कर इन्होंने जब एक प्रकार से आंदोलन चालू किया, तो उसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया, बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सिविल सर्विसेज में, तो दांडी से किया गया। ये क्लियर हो गया आपको। गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, 5 मार्च 1931। शहीद भगत सिंह को फांसी मिलने से उनके साथियों को जब 23 मार्च को फांसी होने वाली रहती है, तो उससे पहले गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। और इसमें गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में जाने के लिए राजी हो जाते हैं। बाकी इरविन भी जो है कांग्रेस को कुछ सहूलियत देते हैं, जो इनकी डिमांड्स रहती हैं उनको कुछ हद तक पूरा करते हैं। सरोजनी नायडू ने उस समय पर गांधी इरविन को दो महात्मा कहा था। तो गांधी इरविन को दो महात्मा कहकर किसने संबोधित किया है, सरोजनी नायडू ने। फिर बात करते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर महात्मा गांधी जो है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य चला था, लंदन में जाते हैं। तो लंदन में एकमात्र जो है गोलमेज सम्मेलन, जो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन है 1931 में होता है, इसको अटेंड किया था कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर महात्मा गांधी जी ने। अब यहाँ पर आपको थोड़ा एक फैक्ट और भी ध्यान रखना है कि 1931 में लंदन में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, तो उस समय जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे जो है विंस्टन चर्चिल, तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कहकर संबोधित किया था, अर्धनंगा फ़कीर कहकर संबोधित किया था, और राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील कहकर संबोधित किया था। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी इनर टेम्पल नामक जो है कॉलेज से इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। तो इन्होंने जो है महात्मा गांधी को राजद्रोही यानी देशद्रोही मिडिल टेम्पल वकील, एक अपमानित वर्ड यूज़ किया महात्मा गांधी के लिए विंस्टन चर्चिल ने। इसके अलावा अर्धनग्न फ़कीर, जो महात्मा गांधी का जो भी पहनावा था, आपको मालूम है कैसा पहनावा था उनका, तो उसके लिए इनको अर्धनग्न फ़कीर और राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील कहकर संबोधित किया था विंस्टन चर्चिल ने। एक प्रकार से इसको जलन भी था। अब हम आगे आपसे चर्चा करते हैं पूना समझौता। पूना समझौता जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था, स्थान है यरवदा सेंट्रल जेल, जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। डिटेल में हमने आपसे जो है पॉलिटी की क्लास में भी चर्चा किया है। गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए, छुआछूत को समाप्त करने के लिए, दलित वर्गों के उत्थान के लिए 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसे 1933 से हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना जाने लगा। तो हरिजन सेवक संघ पूछे, चाहे आपसे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग पूछे, आपको 1932 के संदर्भ में ही समझना। हालांकि 1933 में इसका नाम हरिजन सेवक संघ हुआ था, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछे हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो आप 1932 बताएंगे, ना कि 1933। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि हरिजन सेवक संघ नाम कब पड़ा था। मूल रूप से इसका क्या नाम था हरिजन सेवक संघ का, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग।
ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। 1933 में इसका नाम बदल दिया गया। तो कभी भी आपसे चाहे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का स्थापना पूछे, चाहे हरिजन सेवक संघ का पूछे, क्योंकि पॉपुलरली इसको हम हरिजन सेवक संघ के नाम से जानते हैं, तो 30 सितंबर 1932। इसी प्रकार से चाहे आपको हरिजन सेवक संघ पूछे, चाहे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का संस्थापक अध्यक्ष पूछे या पहला अध्यक्ष पूछे, तो घनश्याम दास बिरला आपको बताना है 1932 के ही हिसाब से। प्रथम सचिव कौन थे? अमृतलाल ठक्कर। तो घनश्याम दास बिरला, जो कि आपका हेड मास्टर या हेड टीचर का पेपर हुआ था 2024 में, उसमें बीपीएससी ने पूछा था। तो घनश्याम दास बिरला या जीडी बिरला जिनको बोला जाता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के ये पहले अध्यक्ष थे। प्रथम सचिव की बात करें तो अमृतलाल ठक्कर थे। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1933 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, साप्ताहिक पत्रिका थी। और अब हम महात्मा गांधी जी की जो चारों पत्रिकाएं हैं उनको एक सीक्वेंस में देख लेते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की पहली पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। भारत में महात्मा गांधी की पहली पत्रिका थी यंग इंडिया। नवजीवन पत्रिका इसके बाद आई और उसके बाद सबसे अंतिम पत्रिका थी 1933 में हरिजन। यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो संविधान से क्या चाहते हैं, मतलब भारत का जो भी संविधान है वो कैसा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में, संविधान से उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस सब के बारे में उन्होंने लिखा था। अक्टूबर 1934 में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। कारण था कि ये रचनात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहते थे, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स पर ध्यान देना चाहते थे, जैसे कि खादी को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों का विकास गांव में, इन सब चीज़ों का जो है, और साथ में हरिजन उत्थान, जो हरिजन लोग हैं, जो अनटचेबल्स लोग हैं, उनका उत्थान करना, इन सभी कार्यों के लिए महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, सक्रिय राजनीति से 1934 में संन्यास ले लिया। फिर इन्होंने 1936 में 30 अप्रैल 1936 में सेवाग्राम आश्रम वर्धा में स्टार्ट किया। तो वर्धा आश्रम या वर्धा में सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र में किसने शुरू किया था? वर्धा में सेवाग्राम आश्रम महात्मा गांधी ने 1936 में। महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए आश्रमों को भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। फेनिक्स सेटलमेंट या फेनिक्स फार्म 1904 में दक्षिण अफ्रीका में, टॉलस्टाय फार्म 1910 दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद भारत का में पहला इनका आश्रम था कोचरब आश्रम, दूसरा आश्रम था साबरमती आश्रम 1917, तीसरा आश्रम इनका था सेवाग्राम आश्रम वर्धा। तो याद रखिएगा, सेवाग्राम आश्रम वर्धा में ये 1936 से लेकर जो है 1948 तक का जो इनका पीरियड था, उस दौरान तक ये रहे भी थे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर सेवाग्राम आश्रम में जो है 1936 के बाद से महात्मा गांधी रहना चालू किए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की। इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया गया था। पहले सत्याग्रही थे जो कि, और ये भी ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत सत्याग्रहियों की जो चुनाव हुआ था, जो सत्याग्रहियों का चुनाव था, वो किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने पहले सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे को जो है चुनाव किया। आचार्य विनोबा भावे जो है महाराष्ट्र में पवनार नामक स्थान से, बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, तो पवनार नामक स्थान से महाराष्ट्र में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया था। फिर महात्मा गांधी जी ने दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, पूरे देश भर में आंदोलन को फैलाने के लिए, चूंकि जवाहरलाल नेहरू को ज़्यादा लोग जानते थे। तो दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना और तीसरे सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त को चुना, जो कि गांधी जी के बहुत तगड़े फॉलोअर थे। अब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व किया महात्मा गांधी जी ने। और साथ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई। फिर बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भारत छोड़ो का जो नारा था, भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया का जो नारा था, उसको यूसुफ मेहर अली नाम के जो है कांग्रेस से जुड़े एक व्यक्ति थे, उन्होंने दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। और यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था, ये आपको मालूम होगा। साइमन गो बैक का भी नारा इन्होंने ही दिया था, भारत छोड़ो का भी नारा इन्होंने ही दिया था। इसके अलावा करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति हुई। अब यहाँ पर बात करें तो 9 अगस्त 1942 की सुबह ही ऑपरेशन शून्यकाल के तहत, जैसे भी आपने देखा था कि 20
मई को जो है TRE 4 का आंदोलन होने जा रहा था, उससे पहले ही जितने भी छात्र नेता थे सबको पकड़ लिया गया। सुबह में खुशबू पाठक जी को पकड़ लिया गया। तो कुछ उसी प्रकार से जो है, तुलना तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशन शून्यकाल, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी और अन्य जो कांग्रेसी नेता थे सबको 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया। तो आगा खान पैलेस में, पुणे के आगा खान पैलेस में किसको रखा गया था, जो है याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी को। 9 अगस्त 1942 से लेकर 6 मई 1944 तक ये थे। तो 6 मई 1944 को महात्मा गांधी बिना शर्त के जो है ये जेल से रिहा हो जाते हैं। जैसे अभी देखा होगा आपने, दिलीप भैया जो है जेल से रिहा हो चुके हैं और जल्द ही आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ भी मिलती रहेगी। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, आप लोग का जो मेहनत है वो जाया नहीं जाएगा। ईश्वर पे विश्वास रखते हुए आप अपनी पढ़ाई जरूर जारी रखिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। वर्ष 1936 में महात्मा गांधी जी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली, जो कि बंगाल में पड़ता है, और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया था। तो वर्ष 1946 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे, तो सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए, चूंकि दंगे फसाद हो चुके थे, उनको शांत करने के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए ये नोआखली, बंगाल के नोआखली में गए थे। 30 जनवरी 1948 को जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। स्थान था बिरला हाउस, नई दिल्ली। तो बिरला हाउस, नई दिल्ली में गांधी जी मौजूद थे, अपना जो है प्रार्थना वगैरह के लिए वहाँ पे जा रहे थे और उनको वहाँ पर गोली मार दी गई। तो एक प्रकार से अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हिंसा के द्वारा उनकी जान ले ली गई। जिंदगी भर वो अहिंसा की बात करते रहे, लेकिन अंत भी उनका जो हुआ वो हिंसा के माध्यम से हुआ। और एक प्रकार से जब हम देखते हैं तो हिंसा वर्सेस अहिंसा, हिंसा वर्सेस अहिंसा का जो एक अध्याय है ये हमेशा के लिए पूरे इतिहास में दर्ज हो गया और हमेशा इस चीज़ में कभी भी कोई भी जो है कभी भी विवाद या इसमें कुछ रहा नहीं। हमेशा जाहिर सी बात है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब हम बात करते हैं मैनचेस्टर गार्डियन की। तो मैनचेस्टर गार्डियन जो कि एक समाचार पत्र था, विदेशी समाचार पत्र था, इसने गांधी जी की जब हत्या हो जाती है तो उसने लिखा था कि महात्मा गांधी जी राजनीतिज्ञों में महात्मा थे और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। ही वॉज ए महात्मा अमंग पॉलिटिशियन एंड ए पॉलिटिशियन अमंग महात्मास। इसके अलावा बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था, क्योंकि उस समय ये प्रधानमंत्री पद का निर्वहन कर रहे थे। जब इनको मालूम चला तो जो है दौड़े दौड़े भागते हुए पहुँचे, बहुत ज़्यादा दुखी भी थे। इन्होंने बोला था, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइट्स, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर ये कथन थे जवाहरलाल नेहरू जी के। नोट आपका एक है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का, चूँकि ये छूट गया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ था उसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। नेपोलियन ने एल्बा नामक स्थान से पेरिस तक एक जो है 1815 में एक मार्च किया था, एक यात्रा की थी। एक बहुत फेमस मार्च माना जाता है विश्व इतिहास में। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च का तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। फिर बात करते हैं महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, अहिंसा के विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो याद रखिएगा कि जो विश्व के सबसे जो महान वैज्ञानिकों में से एक है अल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी से या किस भारतीय नेता से प्रभावित थे, तो महात्मा गांधी से। उन्होंने महात्मा गांधी जी को लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त कथन कहा था अपने टाइम पे कि आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही इस बात पर विश्वास कर पाएंगी कि हाड़ मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चला था, यानी आने वाले समय में। और ये बात बिल्कुल सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है बहुत ब्रिलियंट थे अपने टाइम पर, सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। आप भी इस बात से जो है एग्री करते होंगे, सहमति रखते होंगे कि गांधी का देश है, लेकिन फिर भी जो है गांधी के विचारों को पालन करने में, दिखाने को तो सब दिखाएंगे कि हम पालन कर रहे हैं, लेकिन जब भी आंदोलन होता है आप देखते हैं कैसे आंदोलन को दबा दिया जाता है। किस तरीके से आपने देखा था कि 8 मई को जब दिलीप भैया ने आंदोलन किया, लाठीचार्ज हुआ, फिर 20 मई का तो आंदोलन होने ही नहीं दिया गया कुछ एक प्रकार से। तो गांधी का ही देश है, लेकिन गांधी के ही विचारों को लोग भुला दे रहे हैं, गांधी के विचारों को ही सरकार भुला दे रही है। तो गांधी जी का ये कथन था, इंग्लिश में कहिए तो जनरेशंस टू कम इट मे वेल बी विल स्केयर्स बिलीव, यानी मुश्किल से विश्वास होगा कि सच ए मैन, इस प्रकार का कोई व्यक्ति, वन एवर इन फ्लैश एंड ब्लड,
यानी हाड़ मास का कोई ऐसा व्यक्ति जो है इस पृथ्वी पर चला था, इस धरती पर चला था। महात्मा गांधी जी के बारे में ये विचार थे अल्बर्ट आइंस्टीन के। आज की क्लास जो है समाप्त होती है। गांधी की महानता में जो है शब्द कम पड़ जाएंगे। पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। भारत को गांधी का देश और बुद्ध का देश के नाम से सबसे ज़्यादा जाना जाता है, और हमें भी गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में जरूर लाना चाहिए। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।